हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही होगी ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट दो सेशन में हमने बात की थी कंपनी के बारे में, कंपनी अकाउंटिंग के बारे में, हमने बात की शेयर्स के बारे में, हमने बात की शेयर के इश्यू के बारे में, हमने बात की शेयर के फॉरफीचर के बारे में, हमने बात की शेयर के री इश्यू के बारे में। उसके अलावा हमने बाकी जो कंपनी की बेसिक जो थ्योरी है वो देखी। और अच्छे से समझना चाहते हैं आप कंपनी की थ्योरी, तो कंपनीज एक्ट के जो कंपनीज के जो संदीप सर के सेशन चल रहे हैं उनको आप और ज़्यादा देखिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। अगर कहीं पर कंपनी अकाउंट है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लॉ एन बिल्ड है, लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर कहीं पर अकाउंटिंग लिखा है, कंपनी अकाउंट्स लिखा है या कॉर्पोरेट अकाउंट्स लिखा है, फिर आपसे लॉ के क्वेश्चन पूछ ले, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ये जो अकाउंटिंग उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आप कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है जो संदीप सर करवा रहे हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा। आज जो है हम बात करेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट के बारे में, आज हम बात करेंगे डिबेंचर के बारे में, आज हम बात करेंगे हमारे शेड्यूल 3 के बारे में। शेड्यूल 3 पे हम पूरा डिस्कशन नहीं करेंगे, पूरा डिस्कशन करें तो 1.5-2 घंटे लगता है, लेकिन उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? देखिए, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है क्या, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लीजिए आपने जो है वो क्या किया, मान लीजिए आपने क्या किया, 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगवाई और एप्लीकेशन जो वो आ गई मान लीजिए 3 लाख। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपको क्या करना होगा, प्रपोर्शनेट एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना होगा। मतलब जैसे 3 लाख एप्लीकेशन है और 1 लाख शेयर इश्यू करने, तो उस केस के अंदर पहले तो कुछ स्पेसिफाइड केस है उनको हटा दीजिए। मतलब अगर जैसे कोई स्पेसिफाइड केस है कि किसी ने 5,000 के लिए अप्लाई किया और उसको 5,000 के 5,000 दे रहे हैं, तो उसको साइड में कर दीजिए। किसी को जैसे किसी ने 20,000 या 30,000 के लिए शेयर अप्लाई किया और उसके पूरे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको साइड में कर दीजिए। बाकी जो बचे, जितनी एप्लीकेशन बचे और जितना अलॉटमेंट करना है, उनको क्या करेंगे, उस रेशियो में करेंगे। मान लीजिए 10,000 इश्यू करना और एप्लीकेशन है 12,000, तो 10/12 के रेशियो में हम क्या करेंगे, उनको शेयर देंगे। तो ये क्या है, प्रपोर्शनेट, मतलब प्रपोर्शन के अंदर अलॉटमेंट करना, वो क्या कहलाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। वो क्या कहलाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। ये तो है इसका कॉन्सेप्ट ना, पहली पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अब जिसने मान लीजिए 12,000 के लिए अप्लाई किया है, तो उसने पैसा कितने के लिए दिया होगा, एप्लीकेशन मनी 12,000 के लिए। अब उसको अलॉटमेंट कितना कर रहे हैं, 10,000, तो यूज कितना कर रहे हैं, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी। ये जो 2,000 जो एक्स्ट्रा शेयर है जिनके ऊपर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, कंपनी के पास पहला ऑप्शन तो क्या है, उसको रिटर्न करें, कल को अलॉटमेंट के वक्त वापस बुलाएं। जबकि वो बहुत जल्द होने वाला है, तो उस केस के अंदर आज रिटर्न करो, कल को वापस मांगो, तो उसकी जगह क्या किया जा सकता है, कंपनी क्या करती है, उनको यूज कर लेती है और उससे अलॉटमेंट के लिए जो भी पैसा होता है वो यूज कर लेती है। क्लियर है? एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। प्रो राटा अलॉटमेंट का इश्यू किया उन्होंने 1 लाख शेयर और 10 ईच एट 14, अमाउंट जो वो 2 और 5 और 7 इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन जो 3,55,000 रिसीव हुई है। एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 3,55,000, उसको इस तरीके से डील किया गया। 5,000 शेयर जो रिसीव के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको पूरे अलॉटमेंट कर दिया। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर रिसीव ऑन अलॉटमेंट 1 शेयर फॉर एवरी टू अप्लाइड फॉर। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। 30,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 15,000 शेयर दिए, और जिनकी एप्लीकेशन मनी पे एक्स्ट्रा पैसा था वो हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट के लिए यूज कर दिया। रिमेनिंग शेयर इश्यूड ऑन प्रो राटा अलॉटमेंट, और इसमें भी लिख देते हैं एक्सेस मनी यूज्ड फॉर allotment and above that रिटर्न। ये इस तरीके की बातें हैं। अब इसको किस तरीके से करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा। देखो, पहले तो कैटेगरी दे दीजिए, ए बी सी, ए बी सी। एप्लीकेशन
रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर अलॉटमेंट, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, इसको इस तरीके से नहीं, पहले ताकि आपको समझ नहीं आएगा, मैं सीधा साथ साथ ही करवाता हूँ। देखो पहला जो है उसने क्या किया है, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया सर, इसने 5,000 के लिए किया, तो मनी रिसीव्ड कितना है, मनी रिसीव्ड कितना है, 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, एक शेयर पे इसने एप्लीकेशन मनी कितनी दिए सर, 2 रुपये दिए, तो 5,000 इंटू 2 इसने कितने दिए होंगे, 10,000 रुपये दिए। समझ आई बात, 5,000 इंटू 2 10,000 रुपये इसने दिए होंगे। क्लियर है। अब इस 10,000 में से यूज इन एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन में कितना यूज हुआ, इसको शेयर अलॉट कितने हुए, या एक कॉलम और बना देते हैं, शेयर शेयर अलॉटेड। देखिए है बहुत आसान सा, एक एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर आपको एकदम आज से समझ आ जाए। 5,000 के लिए जिसने अप्लाई किया उसको 5,000 पूरे के पूरे शेयर दिए, 5,000 पे उसने 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये, और एप्लीकेशन पे जरूरत कितनी थी, 5,000 उसको अलॉट किए, तो 5,000 इंटू 2 10,000 की उसकी जरूरत हो, तो उसका पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे यूज हो गया। एक्सेस कुछ है क्या, नहीं, इसका एक्सेस कुछ भी नहीं है, इसको इसने एक्सेस कुछ भी नहीं दिया, 5,000 के लिए अप्लाई किया, 5,000 के लिए एप्लीकेशन मनी दी, 5,000 उसको अलॉट कर दी, मतलब 5,000 एप्लीकेशन मनी उसकी यूज कर दी, एक्स्ट्रा कुछ भी है क्या, नहीं। सर एक्स्ट्रा किस में, सेकंड वाला में देखो, 30,000 30,000 शेयर है, उनके लिए क्या कहा है, एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, जिसने 2 के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दिया गया, मतलब जिसने 30,000 के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर दिए गए, 15,000, 30,000 पे कितने शेयर दिए गए, 15,000। ठीक है, 30,000 के लिए अप्लाई किया तो उसने पैसा कितना दिया होगा सर, 30,000 इंटू 2 कितना दिया होगा, 60,000 रुपये, जबकि उसके एप्लीकेशन पे पैसे कितने यूज हुए, 15,000, तो 15,000 इंटू 2 कितने, 15,000 शेयर अलॉट किए, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा यूज हुआ, 30,000, 60,000 दिए, 30,000 यूज हुए सर, क्यों, क्योंकि 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो मतलब उसने 30,000 के हिसाब से पैसा दिया, अलॉट कितने हो 15,000 के हिसाब से, तो यूज कितने हो 15,000 के हिसाब से। अब जो एक्स्ट्रा 15,000 जो उसके नहीं हुए, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन मनी दी है वो क्या है, एक्सेस है, कितना, 60,000 दिए थे, 30,000 यूज कर दिए, तो एक्सेस कितने, 30,000। क्या ये 30,000 रिटर्न करने क्या, नहीं, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑफ एन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसका जो पैसा एक्स्ट्रा है वो क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में यूज कर देंगे। तो पहले आपको पता करना होगा अलॉटमेंट ड्यू मनी, टोटल अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू होता है सर, वो कैसे करेंगे, देखो 15,000 शेयर है, एक शेयर पे कितना मंगवाना है, 5 मंगवाना, तो 15 इंटू 5 कितना, मतलब 75,000, 75,000, क्लियर है, 75,000, अपने पास एक्सेस कितना है, 30,000, तो एक्सेस यूज फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कितना यूज कर लेंगे, 30,000, बाकी रिमेन ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना, 45,000। सर कैसे समझिएगा, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, कुछ है ही नहीं। 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 30,000 इंटू 2 60,000 रुपये दिए, 15,000 शेयर उसको दिए गए, तो 15,000 इंटू 2 30,000 रुपये उसके यूज हो गए, एक्स्ट्रा पड़े 30,000, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगवाते अपन, तो 15,000 शेयर पे कितना मंगवाना, 75,000, उसके एक्स्ट्रा कितने आ रखे, 30,000, तो 30,000 यूज कर दिए, बाकी 45,000 उसको बाद में मंगवा लेंगे। बहुत सिंपल, इससे क्या सिंपल होगा, बहुत आसान। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल एप्लीकेशन आई कितनी थी, 3,55,000, टोटल अलॉटमेंट करना कितना है, 1,00,000। अब बाकी का जो है उन्होंने क्या कहा है, प्रो राटा अलॉटमेंट करना है, मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करना है। सर प्रपोर्शनेट का मतलब काहे, आप इतना काहे सस्पेंस बना रहे हैं, कुछ बता दीजिए। देखिए
355 एप्लीकेशन है, जिसमें से 5000 तो ए की थी, 30,000 बी की थी, तो 35,000 तो ये गई। बाकी कितनी बची सर? बाकी बची 35 हटा दो, बाकी बची 3,20,000, बाकी बची 3,20,000। 1,00,000 शेयर इशू करने, 5,000 ए को कर दिए, 15,000 बी को कर दिए, बाकी कितने बचे? 80,000। ये ए और बी यू ही नाम लिखे ना, ए और बी जो यूं ही नाम लिखे हैं, 1 और 2 केस जो है वो। अब देखिए इनको क्या कहा गया? रिमेनिंग शेयर इशूड ऑन प्रो राटा एक्सेस मनी, जो अलॉटमेंट के लिए यूज हुई और उसके बाद में अगर कुछ और पैसा बच गया तो वो हम रिटर्न करें। क्या पता कितना बचता है? तो देखो मनी रिसीव्ड कितने? 3,20,000 शेयर है, एक शेयर पे कितना? 2 रुपए देते हैं, तो कितने दिए? 3,20,000 इंटू 2 कितना दिया? 6,40,000 रुपए इसने दिए। क्लियर? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूज कितने होंगे? 80,000 इंटू 2 कितना? 8 दूनी 16, 1,60,000 जो वो क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन के लिए यूज हो जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? 3,20,000 शेयर के लिए उन्होंने 6,40,000 दिए, लेकिन 80,000 शेयर इशू है तो 80,000 इंटू 2 1,60,000 तो इस्तेमाल हो गए। बाकी कितने बचे? बाकी सर बचे, देखो 6,40,000 पैसा मिला, उसमें से 1,60,000 आपने एप्लीकेशन का यूज कर दिया, तो एक्सेस कितना बचा? 4,80,000। एक्सेस कितना बचा? 4,80,000। उन्होंने कहा कि एक्सेस पैसा रिटर्न करना है क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि एक्सेस पैसा जो है वो क्या कीजिएगा? अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा, अलॉटमेंट के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अलॉटमेंट के लिए इनका टोटल पैसा कितना ड्यू होता है वो पता कर लें क्या? उन्होंने कहा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा 80,000 रुपये, और अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाते हैं? एक शेयर पे 5, तो 80,000 पे कितना मंगवाएंगे? 8×5 = 40, 4,00,000 मंगवाएंगे। क्लियर है? अब उनका एक्सेस आ कितना रखा है? 480, तो हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट के लिए कितना यूज कर देंगे? 4,00,000। फिर एक्स्ट्रा जो है वो क्या करेंगे? वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अबो दैट, अगर उससे भी कुछ ज़्यादा आया तो वो क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। तो 80,000 क्या कर देंगे? रिटर्न। बस इतनी सी बात। सर लास्ट वाला बताइए तो एक बार। देखो 480 उनका पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है, अलॉटमेंट पे उनके 80,000 शेयर पे 5 के हिसाब से 4,00,000 रुपए चाहिए, तो 4,00,000 तो ये इस्तेमाल कर दिए, बाकी के 80,000 जो एक्स्ट्रा बचे वो क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दो। ये हो गया आपका प्रो राटा अलॉटमेंट। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, आपको पता है कॉल्स इन अरियर क्या होता है? अगर पैसा न दे तो उस केस के अंदर कॉल्स इन अरियर होगा, अगर पैसा एडवांस में दे देता है तो वो क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। कॉल्स इन अरियर की एंट्री हमने शेयर फॉरफीचर वगैरह हम देखी है। कॉल्स इन एडवांस में क्या हो जाएगा? पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, अपने लिए ये एज ए लाइबिलिटी रहेगा। समझ पा रहे बात? क्योंकि हमने किसी का पैसा उधार लिया, एक्स्ट्रा लिया। क्या कॉल्स इन एडवांस पे, जैसे किसी ने शेयर के ऊपर कॉल्स इन एडवांस कर दिया, क्या उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा क्या? नहीं, उसके ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। सर कोई ऐसा है जिसका कॉल्स इन अरियर है, क्या उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा क्या? ये कंपनी अपने आर्टिकल के अंदर लिखती है कि वो क्या करेगी उसके साथ। मतलब वो लिख सकती है कि हम जो है वो पेड अप कैपिटल के हिसाब से डिविडेंड देंगे, या फिर कंपनी है जो साइलेंट रहे तो उस केस में फेस वैल्यू के हिसाब से क्या किया जाएगा? डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाला यही बात है कि अगर कॉल्स इन अरियर है तो उसमें क्या किया जा सकता है? मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जा सकता है? 10%। और अगर कोई कॉल्स इन एडवांस देता है तो उस पर मैक्सिमम इंटरेस्ट दिया कितना जा सकता है? 12%। मैक्सिमम है, समझिएगा ये मैक्सिमम, इससे कम भी रख सकते हैं जैसा उसकी सिचुएशन। बाकी ये आप सारे सारे ये तो उसके पहले में तो डेफिनेशन दे रखा है, इसकी टेबल जो है वो टेबल है और ये तो दोनों सेम है। उसके बाद में पीरियड कंसिडर फ्रॉम द डेट कॉल मनी वॉज ड्यू टू, अब कॉल्स इन अरियर कब होगा? जिस दिन मंगवाया उससे लेके जिस दिन उसने दिया उस दिन तक का कॉल्स इन अरियर माना जाए। कॉल्स इन एडवांस, जिसने उस दिन पैसे दिया उस दिन से लेके जिस दिन ड्यू हुआ तब तक का कॉल्स इन एडवांस माना जाएगा। डायरेक्टर हैव राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केसेस, कॉल्स इन अरियर पे अगर इंटरेस्ट है तो उस केस के अंदर डायरेक्टर जो माफ कर सकता है। इसके अंदर शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी डिविडेंड ऑन द कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे कोई तरीके का डिविडेंड नहीं मिलेगा। इट इज द नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर एंड क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज एन इनकम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि अगर कॉल्स इन अरियर पे कोई इंटरेस्ट है तो वो नॉमिनल नेचर का होगा और वो क्या चार्ज होगा? पीएनएल में चार्ज होगा। और ये भी इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है? इंटरेस्ट यहाँ तो लिखा भी है, वो एक एक्सपेंस होगा और उसके हिसाब से लिखा है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग वैल्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट, शेयर कॉल्स मनी रिसीव्ड इन फुल, बैंक अकाउंट डेबिटेड विद फुल मनी रिसीव्ड, कॉल्स इन अरियर, ये तीनों की एंट्री कॉल्स इन अरियर है तो उस केस के अंदर क्या होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड विद द एंट्री फॉर द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की जगह क्या कर देंगे?
कॉल्स इन अरियर कर देंगे, क्योंकि पैसा मिल नहीं रहा है। पैसा मिल जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जैसा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कॉल्स इन अरियर हुआ तो मिल जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देते। नहीं तो हम क्या करते हैं, कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और कॉल्स इन एडवांस में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश, जैसे किसी एसेट को खरीदने के लिए ले लिया तो क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल। या अपने से कोई पैसा मांग रहा था, लोन था, कोई लाइबिलिटी थी, उसको चुकाने के लिए हमने कर दिया, तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, उसको अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल देते। क्लियर। अब बात करते हैं डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर जो है वो क्या है आपके लिए, एक तरीके की लाइबिलिटी। एक हो सकते हैं सिक्योर डिबेंचर, एक हो सकते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर मतलब जिसका फिक्स्ड या फ्लोटिंग किसी तरीके का चार्ज जो है वो क्रिएट कर रखा है। फिक्स्ड चार्जेस क्या होते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने शायद लिखा भी है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फ्लोटिंग चार्जेस है। ये इसकी स्पेलिंग क्या होगी यार। हम्म, हाँ देखिए सर, क्या होता है फिक्स चार्जेज और क्या होता है फ्लोटिंग चार्जेज, समझिएगा। फिक्स चार्जेज क्या होता है, पर्टिकुलर फिक्स एसेट पे जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी उसके ऊपर अगर चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसे हम कहते हैं फिक्स चार्ज। और अगर कोई एसेट ऐसी है जिसके मूवमेंट हो रहा है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसको फ्लोटिंग चार्ज। सर कुछ भी समझ नहीं है, देखिए जैसे आपने इन्वेंट्री जो है वो गिरवी रखी है और उसके इन्वेंट्री को एज ए सिक्योरिटी रखा है, या डेटर जो है उसको एज ए सिक्योरिटी रखा है, और आपने क्या किए, आपके डिबेंचर इशू किए, तो वो क्या होंगे, फ्लोटिंग चार्जेस। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री जो आप क्या करोगे, परचेज सेल करते रहोगे, उसमें मूवमेंट होता रहेगा, तो इन्वेंट्री कभी ज़्यादा भी होगी कभी कम भी होगी, तो वो फ्लोटिंग चार्ज होगा। और फिक्स चार्ज क्या होगा, जैसे आपने बिल्डिंग पे कर दिया तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या ज़्यादा कम होगी क्या इनकी तरह, नहीं। क्लियर है, तो ये हो गया फिक्स, सॉरी सिक्योर्ड। और ये अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर कहते हैं, जो अनसिक्योर्ड है, जिनके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है। कन्वर्टिबल के हिसाब से कन्वर्टिबल हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं। कन्वर्टिबल कौन से होते हैं, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, नॉन कन्वर्टेबल जो आगे जाके नहीं होंगे। रिडीमेबल इरिडीमेबल, जो रिडीमेबल होंगे वो क्या होंगे, एक टाइम के बाद उनको वापस खत्म किया जाएगा, मतलब उनका डिबेंचर वापस लेके उनको पैसा दे दिया जाएगा। और इरिडीमेबल, देखिए ये कंपनीज एक्ट के अंदर सारे आपको संदीप सर जो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बार आप और देख लीजिएगा। इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं, जो कभी भी रिडीम नहीं होंगे, इन्हें परपेचुअल भी कहा जाता है, इन्हें परपेचुअल भी कहा जाता है। ये क्या है, चलते रहते हैं, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए होते हैं, तो ऐसे इरेडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। देखिए इरेडीमेबल डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं, इरेडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, मैक्सिमम 20 ईयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसिफाइड है तो उससे ज़्यादा कर सकते हैं। नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर मतलब जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम रजिस्टर में लिखा होता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। मतलब क्या हुआ, जैसे ऐसा कोई डिबेंचर जिसके अंदर डिबेंचर होल्डर जिसने खरीद रखा उसका नाम क्या कर दिया, एक रजिस्टर में लिख दिया, तो ये क्या होगा, डिबेंचर उसी को रिप्रेजेंट करेगा, वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। और बियरर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता है, वो चाहे जिसको, जैसे मैंने आपको सेल करना, एकदम से सेल कर दो और ले जाओ, एकदम नोट के जैसा नोट होगा। प्रायोरिटी पे फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज क्या होगा, अगर कल को पेमेंट होगा तो पहले पेमेंट इनको होगा, पहले पेमेंट इनको होगा, बाद में पेमेंट इनको होगा। मतलब देखिए
जैसे ए है जिसने फर्स्ट मॉर्गेज लोन दिया है बिल्डिंग के ऊपर, और बी है जिसने सेकंड मॉर्गेज लोन दिया है उसी बिल्डिंग के ऊपर, और कल को कंपनी की स्थिति खराब हो जाती है, उस बिल्डिंग को सेल करते हैं, तो पहले फर्स्ट जो मॉर्गेज वाले उनको पैसा दिया जाएगा, उसका जब सेटिस्फाई हो जाएगा पूरा पैसा तब सेकंड मॉर्गेज वाले को दिया जाएगा। डिबेंचर और शेयर के बारे में कंपैरिजन आप एक बार जरूर देखिएगा। अब अपन बात करेंगे अकाउंटिंग। देखिए इस वाले चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो वो आपको खुद से पढ़नी है, और वो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि पूरा कंपनी एक्ट जो वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। तो कंपनी एक्ट जो संदीप सर बता रहे हैं वहाँ से देखिए, और उसके बाद में इसमें जो खाली जगह है वो एक बार जरूर लिखिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि डिबेंचर इशू किया, उसके बाद में देखिए जैसे मैंने क्या किया, यूँ समझिए 100 रुपये में डिबेंचर इशू किया, 100 रुपये में डिबेंचर इशू किया। अब इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है कि या तो मैं इसे क्या करूँ, रिडीम भी 100 में ही करूँगा, या मैं रिडीम इसे क्या करूँगा 110 में करूँगा, और या फिर मैं इसे रिडीम कितने में करूँगा 90 में करूँगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं 100 रुपये का मैं इश्यू करके 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में ही रिडीम करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ना मैंने इश्यू में ज़्यादा लिया, ना इश्यू में मैंने कम लिया, ना मैंने रिडम्शन में ज़्यादा लिया, ना मैंने रिडम्शन में कम लिया। 100 रुपये में इश्यू करके 110 में रिडीम कर रहा हूँ, मतलब मैंने इश्यू तो नॉर्मल प्राइस पे किया लेकिन रिडीम करते वक्त मैं एक्स्ट्रा पैसा देने वाला हूँ। तो ये क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है। ये मेरा क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस। भाई 100 रुपये का डिबेंचर रिडीम करते वक्त मैं 110 दूंगा, मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेड लॉस। 100 रुपये का डिबेंचर था और लास्ट में मैं उसे रिडीम करूंगा 90 पे, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। क्लियर है? अब एक अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। ये क्या कहता है, एक्सपेक्टेड लॉस इग्नोर कर दो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सॉरी एक्सपेक्टेड लॉस बुक कर दो और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इग्नोर कर दो। ये कॉन्सेप्ट यहीं चलेगा, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 100 रुपये का डिबेंचर देता हूँ 5 साल के लिए, 10% के हिसाब से ब्याज दूंगा और लास्ट में 100 रुपये में रिडीम करूंगा। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 10 रुपये दूंगा, दूसरे साल पे 10 रुपये, तीसरे साल 10, चौथे साल पे 10, पाँचवें साल 10 ब्याज का, और पाँचवें साल के लास्ट में मैं आपको 100 रुपये वापस दे दूंगा, 100 रुपये वापस दे दूंगा। क्लियर है? आपने कहा ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक मेरे पास और अल्टरनेटिव है। उन्होंने कहा, आपने कहा बताओ, मैंने कहा मैं 8% ही ब्याज दूंगा, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, 8 रुपये, और लास्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 110 रुपये दे दूंगा। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करें, मतलब कि आगे फ्यूचर में मिलने वाले पैसे की वैल्यू कम होगी और आज वाले पैसों की वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कंसिडर नहीं करें तो आपको क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क आएगा क्या? नहीं। 8 × 5 कितना पैसा मिला, ये 40 ये, और 100 की जगह 110 दे रहा हूँ वापस, तो लास्ट में 10 रुपये ही है, तो आपको 50 रुपये मिल रहे, और यहाँ पर 50 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं। बाकी 100 का तो 100 वापस रियलाइज हो रहा है, उसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो इन दोनों में कुछ आपको नज़र आ रहा है क्या? नहीं, कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कोई फ़र्क नज़र आ रहा है क्या? नहीं। तो बस सेम ये जो अकाउंटिंग में ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उस केस के अंदर वो जो प्रीमियम है वो आपका एक्सपेक्टेड लॉस है, उसे आपको क्या करना होगा, आज ही रिकॉर्ड करना होगा। उसे क्या करना होगा, आज ही रिकॉर्ड करना होगा। और वो और कुछ भी नहीं है, वो एक ब्याज का सब्सटीट्यूट है। आप अगर प्रीमियम पे रिडीम नहीं करते तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता। भाई ये 8 रुपये दे रहा हूँ, मुझे 10 रुपये देने पड़ते अगर मैं इसे पार पे रिडीम करता, लेकिन मैं 8 रुपये ही ब्याज दे रहा हूँ क्योंकि मैं रिडीम जो पार प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो ये और कुछ भी नहीं, ब्याज ही है, ये और कुछ भी नहीं, ब्याज ही है। हमने कहा यार ठीक बात कह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर आप जितने में शेयर इशू कर रहे हो, मतलब पार वैल्यू से ज़्यादा पे अगर रिडीम करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे आज ही रिकॉर्ड कीजिएगा, और वो ब्याज के तरीके से धीरे धीरे उसको धीरे धीरे जितने सालों का वो डिबेंचर है उसमें धीरे धीरे राइट ऑफ कीजिए। हमने कहा उससे क्या होगा
कि देखो 10 रुपये होता था, आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट टू बैंक करते 10 रुपये, और फिर P&L टू इंटरेस्ट करते 10 रुपये। इस वाले केस में क्या होगा, इंटरेस्ट टू बैंक होगा 8 रुपये, और फिर P&L टू इंटरेस्ट कितना, 8 रुपये। जबकि एक्चुअल खर्चा तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 10 रुपये। क्यों, क्योंकि 100 ये और 10 रुपये एक्स्ट्रा ये दे रहे हैं, तो यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब 5 सालों में देखे तो 2 2 2 और 2 और 2। तो उन्होंने कहा इसको भी क्या कीजिएगा, धीरे धीरे यहीं पर रिकॉर्ड कीजिएगा। हमने कहा वो कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा P&L टू लॉस करके ऐसा एंट्री आएगा। हमने कहा वो कैसे आएगा, उन्होंने कहा वो आप अभी आराम से समझिए ताकि आपको अभी समझ आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, अभी समझते हैं। ये वाला पोर्शन एक बार को पहले तो इसको करते हैं छोटू सा, ताकि अरे इसको हम कहीं न कहीं फेंक देते हैं ना, इसको यहाँ रख देते हैं ताकि जिसको एग्जाम्पल याद करना होगा वो एक बार याद कर लें। और इसको भी कर देते हैं थोड़ा छोटा, ये लीजिए, क्लियर। अब देखिए अलग अलग सिचुएशन है, उसके हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग होगी। आपने इश्यू किया पार पे, इश्यू किया पार पे, जब पार पे इश्यू करोगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो नॉर्मल सीधी सी एंट्री हो जाएगी। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये मिले तो 100 रुपये का बैंक अकाउंट और 100 रुपये का डिबेंचर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इश्यू किया डिस्काउंट पे, क्या डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू किए जा सकते हैं, सर डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं 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 नहीं, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हो, किसी ने कोई भी मना नहीं किया, किसी ने कोई भी मना नहीं किया। क्यों सर, मना तो किया था, अरे भाइयों वो शेयर के लिए था, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, डिबेंचर कर सकते हैं। वो शेयर थे, प्रेफरेंस शेयर, जिन रिडीमेबल नहीं हो सकते थे, ये डिबेंचर है, ये हो सकते हैं। हाँ सर, डिस्काउंट पे इश्यू किया तो बैंक अकाउंट आएगा कम, मान लो 90 पे इशू हुआ और 2% डिबेंचर, जो 100 का इशू हुआ उस पर अगर 90 ही आए तो बाकी का जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट कितना 10 रुपये या 20 रुपये जो भी है वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर। या फिर हो सकता है कि आपने क्या किया हो, प्रीमियम पे इशू किया हो, प्रीमियम पे इशू किया हो तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, सर सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर पे आता नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज पे आता है, चाहे वो डिबेंचर है, चाहे इक्विटी शेयर है, चाहे प्रेफरेंस शेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट, अब यहाँ पर 100 रुपये का शेयर कितने पे आएगा, 120 पे, तो बैंक कितना आएगा 120, 2% डिबेंचर कितना 100, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपये, ये जो भी एक्स्ट्रा है वो लिख दिया। क्लियर है, ये भी लिख देते हैं 90 10 और 100। ये तो आपने इश्यू किया तब की बात है। अब जो है वो रिडम्सन, रिडम्सन अगर पार पे होने वाला है, 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 रुपये पे ही रिडीम होने वाला है, तो क्या कोई लॉस या कोई प्रॉफिट होने वाला है क्या, नहीं सर, ना कोई लॉस होने वाला है ना कोई प्रॉफिट होने वाला है। तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर ही करेंगे, और तो क्या है ही कुछ नहीं, इग्नोर क्या करेंगे, समझिएगा। 100 रुपये उसकी वैल्यू है, 100 रुपये में ही रिडीम करेंगे, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो क्या रिडम्सन के लिए यहाँ कुछ एंट्री करने की जरूरत है क्या, नहीं। ये एंट्री कब कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं बात, अभी शुरुआत में ही कर रहे हैं। अगर रिडम्सन क्या करने वाले, डिस्काउंट पे करने वाले, मतलब 100 रुपये का डिबेंचर 90 रुपये दे के हम खत्म करने वाले हैं, लास्ट के अंदर 100 में हम 100 की जगह हम 90 देंगे, तो क्या फायदा होगा या लॉस होगा, देखिए देते वक्त अगर कम दोगे तो आपका फायदा होगा या नुकसान होगा, सर जाहिर सी बात है फायदा होगा, समझ पा रहे बात। 100 का डिबेंचर 90 में रिडीम करोगे तो फायदा होगा या नुकसान होगा, सर फायदा होगा, 100 देने पड़ रहे थे उसकी जगह 90 देने पड़ेंगे, तो क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा तो ये क्या कहता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है उसे क्या करो, इग्नोर करो, तो इसे क्या कर देना, इग्नोर कर देना। क्लियर, हाँ जी सर। अब मान लीजिए आप जो है वो क्या करने वाले, डिबेंचर को जो रिडीम है वो प्रीमियम पे करने वाले हैं, मतलब सर 100 रुपये का डिबेंचर है, लास्ट में उसे कितना देना चाहते हैं, 110 देना चाहते हैं, लास्ट में उसमें कितना देना चाहते हैं, 110 रुपये देना चाहते हैं, तो ये जो 10 रुपये ये क्या है, एक्स्ट्रा है,
समझ पा रहे हैं बात। 100 के डिबेंचर को रिडीम करने के लिए 100 रुपये देने चाहिए, लेकिन हम कितना देने वाले, 100 के डिबेंचर को रिडीम करने के लिए 110 देने वाले, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले। तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं वो क्या है, लॉस है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। कितने से, जैसे 10 रुपये का होने वाला है तो 10 रुपये के साथ। सर ये लॉस ऑन रिडम्पशन का फिर करेंगे क्या, इसको धीरे 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 हर साल राइट ऑफ करेंगे। जैसे 5 साल बाद रिडम्पशन होने वाला है तो 5 सालों में 2 रुपये राइट ऑफ करेंगे। सर कैसे राइट ऑफ करेंगे, पी एंड एल टू लॉस ऑन रिडम्पशन, 2 रुपये इस साल लिखे, 2 रुपये आगे वाले साल, 2 रुपये उससे आगे वाले साल, 2 रुपये उससे आगे वाले साल। अगर 10 साल बाद रिडम्पशन होने वाला होता तो हर साल जो है एक रुपया देते हैं। सर ये तो हो गया इसका लॉस का, इस वाले का ट्रीटमेंट देख लिया। सर ये डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, इसका क्या होगा, ये लास्ट में जब भुगतान करेंगे ना तब काम आएगा। कैसे, लास्ट में जब 100 रुपये का डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर आपने जब लिया था तब डिबेंचर अकाउंट में कितना लिखा, 100 रुपये। सर प्रीमियम पे इशू किया होता तो भी डिबेंचर में कितना, 100। सर डिस्काउंट में लिखा होता तो भी 100। तो वो डिबेंचर तो क्या करेंगे, हटाना है, जब रिडीम करेंगे तो हटाएंगे, तो उसको तो क्या करेंगे 100 रुपये। जबकि पैसा कितना देना है टू बैंक, कितना 10, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो क्या हो जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, कितना 10। समझ पा रहे हैं बात। तो ये तीनों केस के अंदर यही एंट्री होगी। सर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया और पार पे रिडीम किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम वैसा वैसा ही होगा। डिस्काउंट पे इश्यू किया, डिस्काउंट पे रिडीम करने, इग्नोर और डिस्काउंट पे इश्यू किया, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो जितना प्रीमियम पे रिडीम करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सेम एंट्री यहाँ करेंगे, ये लॉस ऑन रिडम्पशन, ये P&L और ये वाली एंट्री। क्लियर, हमने प्रीमियम पे इश्यू किया और पार पे करेंगे रिडम्पशन वाला, इन दोनों को इग्नोर करेंगे, और ये जो अगर लॉस पे करने वाले तो उस केस के अंदर ये करेंगे। सर मूल मंत्र कुछ बता देंगे क्या, मूल मंत्र बता देंगे कि इश्यू के समय इश्यू की एंट्री व रिडम्पशन के प्रीमियम की एंट्री अलग अलग देखकर करें। समझ पा रहे बात कि सर इश्यू अगर हमने डिस्काउंट पे किया और रिडम्पशन प्रीमियम पे किया तो क्या होगा, इश्यू प्रीमियम पे किया रिडम्पशन डिस्काउंट पे किया तो क्या होगा, नहीं। समझ पा रहे बात, इश्यू अलग है और ये जो रिडम्पशन है वो अलग है। एकदम शॉर्ट में, इश्यू अलग, रिडम्पशन अलग, इन दोनों को अलग अलग इनके हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी, इन दोनों की अलग अलग इनके हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए, समझिएगा। इश्यू करते हो तो इश्यू के वक्त अगर पार पे करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिस्काउंट पे करते हो तो बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, प्रीमियम पे करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तीनों में से कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिडम्पशन के वक्त अगर आप रिडम्पशन जो है वो पार पे करते हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस कुछ करने की जरूरत नहीं। डिस्काउंट पे करने इग्नोर कर दीजिए, प्रीमियम पे करना है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होगा, आपका बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा जिस दिन लास्ट में डिबेंचर रिडीम हो गए तब ये यूज होगा। और बाकी का जो ये लॉस है, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्या होगा, हर साल धीरे धीरे राइट ऑफ होगा। सर अगर हमने डिबेंचर 100 का 90 में इश्यू किया तो उस केस के अंदर ये जो 10 रुपये कम लिए इस डिस्काउंट को, इसका क्या करेंगे, ये भी सेम ही है। देखिए 100 रुपये का डिबेंचर अगर आपने 90 में दिया तो ये 10 रुपये कम ले रहे हैं, उसकी वजह से आप क्या करेंगे, ब्याज कम देंगे। तो अभी ये भी क्या है, एक तरीके के ब्याज में कटौती का, तो इसको भी क्या करेंगे, हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करेंगे।
तो ये यहाँ पर लिखा है द premium on debenture is credited to security premium account as debenture are covered in the definition of security specified in clause H of section 2 of security contract act. Therefore restriction of utilization of debenture premium will also be governed by section 52 of companies act 2013 कि डिबेंचर के ऊपर बने हुए सिक्योरिटी प्रीमियम पर भी वही कंडीशन लगेगी और वही रेस्ट्रिक्शन लगेंगे जो 52 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम पे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं। इसके साथ कोई भी तरीके का भेदभाव न किया जाए। इनफैक्ट the discount on issue of debenture is considered as incremental interest cost, the true expense for a particular accounting period, and therefore the total interest payment plus discount return off। तो धीरे धीरे हर साल कितना लिखा जाएगा, वो कह रहा है कि अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या है, एक इंटरेस्ट का एक कॉम्पोनेंट है। तो हर साल का डिस्काउंट टोटल खर्चा कितना आना चाहिए, इंटरेस्ट जितना पे कर रहे हैं और उसके अलावा जो डिस्काउंट उसको जितना राइट ऑफ कर रहे हैं वो। लॉस ऑन अगर रिडम्पशन है तो उसको भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इनको क्या करेंगे, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करेंगे। इनको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। और थोड़ा समझने के लिए धीरे धीरे, ये गाना मैं गा नहीं सकता, धीरे धीरे, ठीक है, इनको धीरे 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 क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। क्लियर, समझ पा रहे हैं बात। अब है इश्यू ऑफ डिबेंचर है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है सर, क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब, सर क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब, इसका मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग मुझे कभी नहीं आती है, गारंटी की स्पेलिंग में हमेशा ही मेरी प्रॉब्लम आती है। गारंटी यही है शायद, अब मैंने सही लिखा है। गारंटी मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोन लेने के लिए गए और बैंक ने कहा कि गारंटी दो, बैंक ने क्या कहा, गारंटी दो। हर कोई गारंटी मांगता है, बैंक ने भी गारंटी मांग ही लिया कि जब उन्होंने गारंटी मांगी, हमने कहा ये लो हमारे डिबेंचर, इससे पकड़ो। समझ पा रहे हो बात। अब लोन चल रहा है, लोन ही चलेगा, ब्याज भी किस पे लगेगा, लोन पे लगेगा। समझ पा रहे हो बात। लोन अगर हमने 10% पे लिया और डिबेंचर पे 12% है तो उसको ब्याज कैसा देंगे, 10% है। क्यों, क्योंकि ये तो एज ए सिक्योरिटी है। कोलेटरल सिक्योरिटी कब एग्जीक्यूट होगी, अगर उसने लोन ड्यू हो गया, हमने पे नहीं किया, तो उस केस के अंदर लोन जो है वो खत्म कर देगा वो, और वो डिबेंचर जो उनको ले लेगा और फिर डिबेंचर पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। समझ पा रहे बात। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ लोन बट नॉट ऑन द डिबेंचर। उसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डिबेंचर जो वो क्या है, डिबेंचर सिर्फ गारंटी के रूप में पड़े हैं। क्लियर, क्लियर। इश्यू ऑफ डिबेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे आपने कुछ खरीदा और उसके बदले में डिबेंचर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने 1 लाख की मशीन खरीदी और आपके एक डिबेंचर जो वो 10 रुपये का है, तो कितने डिबेंचर इशू करोगे, 10,000। अगर आपका डिबेंचर जो 10 रुपये का लेकिन 12 रुपये पे चल रहा है, तो आप कितने डिबेंचर इशू करोगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर 12 का, तो कितना हो जाएगा, 8,333। अगर आपका डिबेंचर 10 रुपये का लेकिन डिस्काउंट पे चल रहा है, तो 1 लाख रुपए देने और मान लो वो 9 रुपये पे चल रहा है, तो 9, तो कितना हो जाएगा, 1111, 11,111। बहुत आसान सा ही पॉइंट था, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री देखिए, हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक, और फिर क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर है, राइट ऑफ कर दें। अगर कई बार क्या होता है, जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, तो इनकम टैक्स कहता है कि भाई देखो, एक तो होता है क्या तरीका कि आपने डिबेंचर पे ब्याज दिया,
फिर सबके पास ब्याज चला गया, फिर सरकार दौड़ी दौड़ी जा रही है, हर किसी से जो है वो अपना टीडीएस जो है वो अपना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रही है। या फिर इसने क्या कहा, देखो रूल को रूट जो है वो ये है कंपनी, ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। इन्होंने कहा कंपनी तू है ना जब भी बांटे ना मेरा पैसा पहले रोक के रख लेना और तू मुझे पकड़ा देना। हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा देख इंटरेस्ट अकाउंट को तो कर तेरा खर्चा है, तू इसमें जितना देना है उतना उनको दे दे और बाकी का जो मेरा मेरा अमाउंट है वो टीडीएस पेबल करके रख दे। हमने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर हर महीने की 2 तारीख को आऊँगा और मैं तुम्हारी जेब से पैसा लेके जाऊँगा। चुप चुप के मूवी में जैसा डायलॉग है ना वैसा। तो सरकार कहती है कि फिर तुम टीडीएस पेबल मुझे दे देना। हमने कहा पीएनएल में कितना जाएगा, उन्होंने कहा तेरा तो वही खर्चा है, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बस ये है कि तू जो 10 रुपये दे रहा था वो 10 पूरे के पूरे डिबेंचर होल्डर को दे रहा था, उसमें से 8 रुपये डिबेंचर होल्डर को देगा, 2 रुपये उस पर मान लीजिए टैक्स बनता है, तो वो तू क्या कर देगा, काट के मुझे जमा करवा देगा। कल को हम जो ये टीडीएस की एंट्री क्या कर देंगे, टीडीएस पेबल की, टीडीएस पेबल जब पे कर देंगे तो टू बैंक हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं एकदम अच्छे से समझ आ गया। अभी देखिए ये शेड्यूल 3 वाला जो है ये पार्ट एक बार आपको पढ़ना है, इसमें मेन चीज़ जो है जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो आपको देखना है ये सेक्शन, एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे क्या करना होगा, ऑफिस एंड अदर रिलेवेंट बुक्स और पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये कहाँ पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएगा आपको, संदीप सर। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बार पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन सा सेक्शन बोलता है, तो 129। कौन बताएंगे, संदीप सर। क्लियर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए कुछ स्पेसिफिक जहाँ एक्ट लगते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इनके अंदर उनके तो जैसे बैंकिंग के अंदर आरबीआई उनकी अकाउंटिंग बताती है तो वहाँ पर उनके हिसाब से बनेगा। इंश्योरेंस में एडा बताते हैं उनके हिसाब से होगा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी अलग से अकाउंटिंग बताए रखी है। और उसके अलावा और कोई कंपनी जिसकी बैलेंस शीट अलग तरीके से बनाने को कहा हुआ वो ध्यान क्या रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है पार्ट ए के अंदर बैलेंस शीट बनती है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है। और पार्ट बी के अंदर जो वो क्या बनता है, पी&एल बनता है। शेड्यूल 3 के पार्ट बी के अंदर पी&एल बनता है। अब बैलेंस शीट में 2-3 आइटम है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो आप सारे सुने ही हुए हैं। एक तो सर ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इनकम टैक्स के अंदर और अकाउंटिंग के अंदर प्रॉफिट कैलकुलेशन के अंदर कुछ सिस्टम अलग कर रखे हैं। मतलब जैसे कुछ खर्चे जो है वो अकाउंटिंग में तो लिखे जाते हैं लेकिन इनकम टैक्स उन्हें डिसअलाउ कर देता है। कुछ इनकम के मामले में भी ऐसा है, कुछ एक्सपेंस का जस्ट ऑपोजिट भी हो सकता है। तो उस वजह से क्या होता है, अकाउंटिंग में प्रॉफिट अलग दिखता है और टैक्स में प्रॉफिट अलग दिखता है। जैसे होटल के अंदर शुरुआत के अंदर ही जैसे आपको डेप्रिसिएशन 50% मिल गया, बुक्स के अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा है, या 100% मिल गया, उस इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है, इनकम टैक्स में वैसा हो रहा है। तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट अलग होगा और यहाँ प्रॉफिट अलग होगा। उस वजह से क्या होता है, टैक्स का अमाउंट अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो कुछ अलग बनता है और यहाँ पर देखें तो टैक्स के हिसाब से देखें तो कुछ अलग बनता है। तो उसका फिर क्या होता है, ये इन दोनों में डिफरेंस के कारण 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट मतलब जैसे ऐसा है कि इनकम टैक्स में वो कभी अलाउ ही नहीं होगा, तो वो परमानेंट नेचर का डिफरेंस हो गया। और एक होता है टेम्परेरी, जैसे आज इनकम टैक्स में ज़्यादा हुआ है कल अकाउंटिंग में ज़्यादा होगा, या आज इनकम टैक्स में कम हुआ है कल अकाउंटिंग में कम होगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस केस के अंदर जो टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से जो टैक्स का ट्रीटमेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर आज हमने टैक्स कम दिया है उसकी वजह से कल को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगा। आज हमने टैक्स ज़्यादा दिया है उसकी वजह से कल टैक्स कम देना पड़ेगा, उससे हम क्या कहेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट। सर दोबारा लास्ट में देखिए, बस काम की बात ही है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, आज हमने टैक्स का अमाउंट जो है वो कम पे किया है और इस कम पे करने की वजह से कल को हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आज हमने टैक्स का पैसा ज़्यादा दिया है इसकी वजह से कल को टैक्स का पैसा कम देना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स असेट हो जाएगा। इन दोनों को नेट करके लिखते हैं, मतलब डेफर्ड टैक्स और एसेट आपस में एडजस्ट करके लिखते हैं।
बाकी ये बैलेंस शीट आप एक बार अच्छे से देखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह सारा कुछ, इंटेंजिबल एसेट और ये आपका। अब उसके अलावा देखिए, बाकी ये चीज़ें मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हर जगह छोटे छोटे तरीके से हर किसी का डिस्कशन जो है वो कहीं न कहीं आ ही जाएगा, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब एक बार कंप्लीट होगा, मतलब जब क्लासेज कंप्लीट हो गए, तब मैं एक बार इसको और वापस लेके आपको बता दूंगा, तो उसकी भी आप चिंता नहीं करें। क्लियर? कंपनीज एक्ट के बाद में एक बार इसको और देख लीजिएगा ताकि आपको और समझ आ जाए। मैंने इसको यहाँ इस वजह से लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये जो चीज़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा शुरुआत की भी थ्योरी है, ये भी आपको खुद से लिखनी है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, जो संदीप सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो उसको लिखना है। क्लियर? ये सारी चीज़ें, और इसके साथ आपका कंपनी अकाउंटिंग जो कंप्लीट होता है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जा सकती है, लेकिन मेन जो चीज़ें वो सारी सारी ये है। क्वेश्चन इसी से आएगा, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर है? क्या 5 मिनट के अंदर अकाउंट, ये कंपनी अकाउंट जो एक बार पूरा रिवाइज कर लें क्या? अकाउंटिंग वाला पोर्शन आंसर कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम शेयर के बारे में। देखिए बहुत आराम से ध्यान से सुन लीजिए शेयर के बारे में। शेयर इश्यू किया तो हमने पहली एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर हमने क्या किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट जो है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। अगर पार पे है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिस्काउंट वैसे हालांकि अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद में पैसा मिलेगा तब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, 70 इसी तरीके से चलेगी। उसके बाद में कुछ लोग जो पैसा नहीं देंगे वो कॉल से नरियर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर उसको यही रख सकते हैं। जब शेयर फॉरफिट करेंगे तब क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, कॉल्ड अप कैपिटल मनी। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब करेंगे, जब हमने मंगवाया और नहीं दिया तो। अगर मंगवाया और दे दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। टू टू क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर ये मंगवा लिए हैं और नहीं रिसीव हुए तो। और अगर इनको कॉल से नरियर में ट्रांसफर किया तो टू कॉल से नरियर कर देंगे। और जो पैसा मंगवाया और रिसीव हो गया कैपिटल का, जो पैसा मंगवाया और रिसीव हो गया कैपिटल का, वो क्या कर देंगे, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, खा गए पैसा। उसके बाद में जब वो वापस री इश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितना पैसा कम पड़ रहा है वो क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड से यूज करेंगे। जितने शेयर इश्यू हो गए उनसे रिलेटेड जितना शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस है, जितने शेयर री इश्यू हो गए, जितने शेयर री इश्यू हो गए, जितने शेयर री इश्यू हो गए, ध्यान रखिएगा। 2000 शेयर फॉरफिट किए, 1000 री इश्यू किया तो सिर्फ 1000 के कैपिटल लेजर में जाएगा। जितना फॉरफिटेड किया और जितना री इश्यू में यूज हुआ बैलेंसिंग फिगर के रूप में, जो एक्स्ट्रा है वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। डिबेंचर के बारे में बात की, अकाउंटिंग इश्यू पार पे कर सकते हैं, डिस्काउंट पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर पार पे करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। रिडीम करते हैं पार पे कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्काउंट पे इग्नोर कर दो, कंजर्वेटिव मना करा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है लिखना नहीं। लॉस पे करना है, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड टू सॉरी लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये जो लॉस ऑन रिडेम्पशन है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, हर साल राइट ऑफ करेंगे। क्लियर? इश्यू का और रिडेम्पशन का अलग अलग देखेंगे। इश्यू चाहे आपने पार पे किया फिर रिडेम्पशन किस पे करें उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? ये सारा देखा। कोलेटरल सिक्योरिटी के तरीके से देखा। अब कोलेटरल सिक्योरिटी में अकाउंटिंग क्या होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप एज ए गारंटी दे रहे हो। एक्चुअल में डिबेंचर दे रहे हो क्या, नहीं, वो गारंटी के रूप में वहाँ पड़े हैं। जब लोन रीपे नहीं होगा और डिबेंचर वाकई वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब वो ले लेंगे, तभी डिबेंचर इशू की एंट्री बनेगी। क्लियर? ठीक है सर। और क्या देखा था, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस देखा था। मैक्सिमम इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बात की थी, जो कि आपको अच्छे से याद करना है। 10% और 12%। टेबल एफ कहाँ लिखा था, एक बार बता देता हूँ आपको। 10%, 12%, और उसके अलावा क्या बचा था, हाँ, इंटरेस्ट पेबल की एंट्री और अदर देन कंसिडरेशन अगर इशू करते हैं तो उसके बारे में हमने बात की थी। अगर
10 रुपये का शेयर 12 पे इशू कर रहे हैं तो 12 को कंसिडर करेंगे। 10 रुपये का डिबेंचर अगर 9 पे इशू करें तो 9 कंसिडर करेंगे। 10 का 10 पे कर रहे हैं तो 10 कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस पेबल, जितना टीडीएस का काटा है वो फिर P&L टू इंटरेस्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें थी, ये सारा डिस्कशन था कंपनी अकाउंटिंग का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश की, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। कंपनी एक्ट पढ़ने के बाद एक बार इस चैप्टर का नोट्स जो है वो एक बार वापस से रेफर कीजिएगा ताकि आपको समझ आएगा, क्योंकि ऊपर जो हमने क्या कर रखा है ब्लैंक छोड़ रखा है बहुत आसान आसान चीज़ें, समझिएगा। ये जो ऊपर छोड़ रखा है ब्लैंक वो बहुत आसान आसान चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम आएगी। सैलेंट फीचर वगैरह सब जो है वो सर बता ही रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी और ये जो सेक्शन दे रखे हैं गवर्नमेंट कंपनी के, और ये जो है इंपॉर्टेंट है इस वजह से लिखा है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी जिसकी 51% पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट जो होल्ड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कंबाइंड किसी तरीके से। फॉरेन कंपनी जो क्या इनकॉर्पोरेटेड हुई है आउटसाइड इंडिया हुई है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिकली चाहे फिजिकली, कंडक्ट एनी बिजनेस इन इंडिया इन एनी मैनर। प्राइवेट कंपनी क्या है जिसके 268 है ना, इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये 1 हो गया। प्राइवेट कंपनी क्या होता है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 बातें लिखी है कि शेयर जो वो ट्रांसफर नहीं होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो उसके 200, दो ही बातें सॉरी, शेयर ट्रांसफर नहीं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो वो 200 होंगे। शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 और शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 के अंदर कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे अगर एम्प्लॉय है और उसको एज ए एम्प्लॉय के टाइम के अंदर अगर उसे मैंने शेयर दिए थे तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, जो इसोप कहते हैं जिसे। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखिए प्राइवेट कंपनी है जो क्या करती है, कई बार अपनी प्राइवेट पब्लिक हर कंपनी है जो क्या करती है अपने एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देने के लिए उन्हें अपनी कंपनी के शेयर दे देती है। तो अगर उनको कंसिडर करेंगे आप, जैसे 100 एम्प्लॉय को दे दिया तो 100 मेंबर तो यही हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनको एक्सक्लूड ही कर दो। उसके बाद में ये मैक्सिमम है, अच्छा वही पढ़ा दिया, नहीं तो ये एक दो छोटी मोटी एरर रह जाती है, या टाइपिंग के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है ना। मैक्सिमम, उसके बाद में पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, 1% कंपनी, उसके अंदर लिमिट दे रखी है। स्मॉल कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या इससे कम है और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या इससे कम है। लिस्टेड कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है या टू बी लिस्टेड होने वाली है, मतलब रजिस्ट्रिंग के प्रोसेस के अंदर है। अनलिस्टेड जो लिस्टेड नहीं है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जिसके अंदर शेयर कैपिटल लिख रखी है और शेयर कैपिटल के हिसाब से बता रखा है, और गारंटी जिसके अंदर मेंबर ने गारंटी दे रखी है कितना अमाउंट देंगे वाइंडिंग अप के वक्त, तो वो गारंटी बाय गारंटी हो जाएगा। होल्डिंग कंपनी जिसकी कोई सब्सिडी है, सब्सिडी क्या होगी, जैसे वो सब्सिडी कंपनी क्या होगी, जैसे होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, कैसे, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है या उसकी 51% शेयर होल्ड करती है। मोर देन द हाफ ऑफ द आधे से ज़्यादा शेयर जिसके पास है तो वो उसके लिए होल्डिंग सब्सिडी हो जाएगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से हो सकता है। ये सारा आपका डिस्कशन था, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और संदीप सर की कंपनी एक्ट जब खत्म हो जाए तब एक बार इस नोट्स को जरूर 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 वापस रेफर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।